हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर 2024 का सोल्यूशन टीवाई बीएमएस ऑपरेशनल रिसर्च सैम 6 का ये सिलेबस है। बेसिकली अब तक हमने 2019 से लेके 2024 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है विद ऑब्जेक्टिव विद राइट एंड शॉर्ट नोट। तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से रिफर कर सकते हो ऑब्जेक्टिव्स एंड राइट एंड शॉर्ट नोट। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का सी एंड डी पार्ट चालू करेंगे, जो कि 2024 का ये लास्ट क्वेश्चन पेपर मतलब लास्ट पेपर क्वेश्चन होगा ये। बेसिकली देखिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 जो राइट एंड शॉर्ट नोट है, राइट एंड शॉर्ट नोट में इंपॉर्टेंट राइट एंड शॉर्ट नोट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं 15 मार्क्स के लिए। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ताकि आप उसको अच्छे से रिफर कीजिए और ऑपरेशनल रिसर्च में आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कीजिए। एंड नेक्स्ट थिंग बता दूं कि जो आपके अदर सब्जेक्ट है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, या अदर जितने भी सब्जेक्ट्स है आपके, आप एचआर से हो, मार्केटिंग से हो या फाइनेंस से हो, सबका इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्द। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पेपर सोल्यूशन, देखिए अगर आपको एचआर में भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, वहां पे ऑडिटिंग का, तो उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, आप सैम 5 से भी हो या सैम 6 से हो, सैम 6 का तो रेगुलर होगा, सैम 5 का भी एटी केटी का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप उसको भी रिफर कर सकते हो, ताकि आपका सैम 5, आपका जो एटी केटी लगा या बैकलॉग लगा है, आप उसको क्लियर कर सको। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट पे। राइट, इसको ध्यान से देखना, समझना, और याद रखिए 2019 से लेके अब तक जितने भी मैंने वीडियोस बनाए, मतलब क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन, सबको रिफर कीजिए, अच्छे से कीजिए, साथ साथ में सॉल्व कीजिए, ठीक है, ताकि आपको ऑपरेशनल रिसर्च में केटी या इसको जरूरत ना पड़े आपको कि रिवाल्यूशन करना पड़े। राइट, इस मेथड में कीजिए, मैंने हर चीज को एकदम डीपली समझाया है, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक स्टेप समझ में आए, तो आप इसको रिफर कीजिए। अगर आपको चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको रिफर के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सी यहाँ पे गिवन है। कंपनी इस ट्रांसपोर्टिंग यूनिट फ्रॉम द थ्री थ्री प्लांट एंड प्लांट दिया हुआ है यहाँ पे F1 F2 एंड F3 टू 4 वेयर हाउस। ठीक है, W1 W2 एंड W3 एंड W4 पे। ठीक है, द सप्लाई एंड द डिमांड फॉर द यूनिट विथ यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन रुपीज एंड द शेड्यूल फॉलो फ्रॉम द प्लांट टू warehouse are given. ठीक है, below the number which are in the circle indicate the number of units transported from the plant to warehouse. right, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो प्लांट है यहाँ पे लिखा दैट इसमें इसमें F1 F2 F3 दिया है, दैट इसमें ये फैक्ट्री के बेसिस पे दिया हुआ है। वेयर हाउस दिया है, दैट इसमें टोटल 4 वेयर हाउस है, सप्लाईज है एंड डिमांड है। दोनों का यहाँ पे टोटल गिवन है, हमें 100 गिवन है, दैट इसमें ये बैलेंस हमें, ये इतना इन्होंने मुझे मतलब इस क्वेश्चन में हमें बता दिया है। नेक्स्ट, इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया जो कि 3 एंड 5 मार्क्स के लिए दिया गया, दैट इसमें ये 8 मार्क्स का सम्स हो गया। इसमें जो थर्ड मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि टेस्ट द अबव सॉल्यूशंस फॉर द ऑप्टिमलिटी, एंड सेकंड गिवन है इफ सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। राइट, तो जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है उसके लिए 5 मार्क्स के लिए तो क्वेश्चन बराबर है, ये 3 मार्क्स के लिए भी आपको प्रॉपर दिया गया है कि आपको फाइंड आउट करना है कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसको चेक कर लेते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं कि ये बैलेंस सम होगा या अनबैलेंस सम होगा। राइट, इसमें रो एंड कॉलम वाइज नहीं जाएंगे, क्योंकि असाइनमेंट के अंदर कैसा होता है कि रो एंड कॉलम को हम चेक करते हैं कि ये बैलेंस सम है या अनबैलेंस सम है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कैसा है कि आपको इसके अंदर चेक करना होता है डिमांड इक्वल टू सप्लाई होना चाहिए, सही, हाँ, डिमांड इक्वल टू सप्लाई होना चाहिए, इसका टोटल वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तो दैट इसमें ये बैलेंस सम होगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं क्लास, पहले हमें चेक करने बोला तो इसको चेक कर लेते हैं। इसमें लिखते हैं चेक फॉर नॉन डिजेनरेसी। ओके, नॉन डिजेनरेसिस में फर्स्ट वन हम देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलोकेशन कितना गिवन है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलोकेशन गिवन है। नंबर ऑफ एलोकेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे नंबर ऑफ एलोकेशन आपको गिवन है। देन अब इसको में रिम कंडीशन आते, ठीक है, रिम कंडीशन देखते सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो रिम कंडीशन क्या होता है अपने पास, m प्लस एन माइनस वन इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन, इससे चेक करते हैं हम लोग नंबर ऑफ एलोकेशन। राइट, एन क्या होता है अपना रोज होता है, ठीक है, हाउ मेनी रोज, दे आर द थ्री रोज। ठीक है, 1 2 3, दैट इज F1 F2 F3, ये थ्री रोज हो गए। और कॉलम कितना है, 1 2 3 4, फोर कॉलम्स हो गए, एन माइनस वन इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन कितना है, 6 है। ओके, तो 3 प्लस 4 माइनस वन, दैट इज 6 इक्वल टू 6, दैट इज क्लास यहाँ पे नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल टू m प्लस n माइनस वन, दैट इज यहाँ पे रिम कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर रिम कंडीशन सेटिस्फाई।
ओके, देन क्लास इसमें आपको चेक करना है कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आएगा या नहीं आएगा, तो उसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो अभी हमने रील तरीके से बता दिया दैट इसमें सोल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट। ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा, नॉन डीजेनरेट सोल्यूशन होगा अपना। तो मतलब ये हमने जो डीजेनरेसी था उसको हमने चेक कर लिया है कि ये नॉन डीजेनरेट होगा। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर ऑप्टिमल सोल्यूशन चेक करना है। ठीक है, तो इसमें एलोकेशन और नॉन एलोकेशन ऐसे दो सेल्स होते हैं, राइट। तो जहाँ पे हमने एलोकेट किया है उसको हम एलोकेशन सेल्स बोलेंगे, जहाँ पे कुछ भी एलोकेट नहीं है उसको नॉन एलोकेशन सेल्स हम बोलेंगे। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये जो एलोकेशन है सेम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन था। अब हम इसमें आते, तो फर्स्ट यहाँ पे जो भी एलोकेट है जैसा है उसको वैसे लिखता हूँ। यहाँ पे 25 यहाँ पे हो गया, फिर 4, 15, 16। ठीक है, एलोकेशन ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है, आप क्वेश्चन पेपर रिफर कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ फॉर्मेट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप रिफर कर लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। विदाउट क्वेश्चन पेपर कोई भी सोल्यूशन को मत देखिए, आपको कोई भी आंसर नहीं समझ में आएगा, राइट। ओके, यहाँ पे आते हैं हम लोग, चेक कैसे करते हैं। फर्स्ट आते हैं हम लोग एलोकेशन सेल्स पे। ठीक है, एलोकेशन सेल्स चेक करेंगे। एलोकेशन सेल्स के लिए फर्स्ट हम बनाएंगे यहाँ पे यूआई और वीजे का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, याद रखिए यूआई और वीजे, राइट। फर्स्ट जो यूआई होगा वो हमेशा आपका जीरो होगा, इतना याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट यूआई क्या होगा अपना, जीरो होगा। याद रखिए ये जो मेथड है ये सब पूरे मेथड को हम बोलते हैं मोदी मेथड, राइट। तो जीरो दे दिया यहाँ पे अपने पास। वीजे, वीजे की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये सब पूरा वीजे, ये पूरा यूआई है। तो क्या करते हैं हम लोग एलोकेशन सेल्स के लिए, इसमें देखते हैं कॉस इक्वल टू यूआई प्लस वीजे। ठीक है, फॉर्मूला है, याद रखिए कॉस इक्वल टू यूआई प्लस वीजे, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे जाना है अपने को। तो इसमें कॉस देखिए यहाँ पे आते, इसमें देखो दो आएगा अपना। ठीक है, जहाँ पे हमने एलोकेट किया हुआ है वो देखना है, सिर्फ एलोकेशन सेल्स के बारे में देखना है। तो एलोकेशन सेल्स कितना है यहाँ पे, 16 है। ठीक है, इसका कॉस्ट कितना है, 11। यूआई कितना है, 0, और बीजे कितना है नहीं पता हमें। देखिए यहाँ पे बीजे क्या है, कुछ नहीं। तो 0 प्लस यू वी, 0 प्लस वीजे कितना आएगा, वीजे। ठीक है, 0 प्लस वीजे, वीजे हो गया। वीजे की वैल्यू कितनी आ गई, 11। यहाँ पे 11 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट। अब क्या कहते हैं इसमें, मैंने आपको एक लॉजिक भी समझाया था इसके लिए, फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपको इस मेथड में जाना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। देखिए कंपलसरी नहीं है कि हर एक स्टेप को आपको शो करना पड़ेगा, 2.5 घंटे का पेपर से जल्दी जल्दी करना होगा। ठीक है, तो आप एक दो स्टेप भी लिखते हो बहुत हो जाता है, इनफ हो जाता है। नेक्स्ट अपना आएगा इसके अंदर जो लॉजिक है, ट्रिक्स है, वो बता रहा हूँ यहाँ पे। प्लस प्लस रहेगा तो आपको माइनस करना है। ठीक है, प्लस माइनस रहेगा तो प्लस करना है आपको। यहाँ पे मैथ का कोई भी रूल अप्लाइड नहीं होगा, तो इसीलिए हम थोड़ा अपोजिट वे में जा रहे हैं। ठीक है, लॉजिक है, ट्रिक्स है। प्लस प्लस हुआ तो माइनस करना है, प्लस माइनस हुआ तो प्लस करना है। कैसे करना है ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो एलोकेट किया गया 24 है, यहाँ पे एलोकेशन 4 इसका कॉस्ट है और 0 यूआई है, तो 4 प्लस है, 0 भी प्लस में है। तो इसमें क्या होगा, प्लस प्लस माइनस होगा, यानी कि 4 माइनस 0 कितना होगा, 4, राइट। सेम इसी मेथड में यहाँ पे देखिए 13 कॉस है, 11 अपना विजय। ठीक है, तो 13 प्लस में 11 प्लस में, तो 13 माइनस 11 हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर, 2। माइनस करना है आपको, तो यू आई आ जाएगा अपने पास 2। सिमिलर 11 और सॉरी 9 और 11 है यहाँ पे, इसको भी माइनस करेंगे तो -2 आ गया, राइट। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे और क्या अपने पास, देखिए इस बेसिस पे यहाँ पे जितना भी एलोकेशन था इसको हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे इस बेसिस पे जो एलोकेशन था उसको हमने सॉल्व कर लिया। अभी यहाँ पे बीजे नहीं है अपने पास, दो जगह बीजे नहीं है, ये नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी इसमें देखते इस बेसिस पे यहाँ पे है, यहाँ के लिए। ठीक है, यहाँ पे एलोकेट है, यहाँ पे यूआई, यहाँ पे बीजे हो जाएगा। तो 6 प्लस में 2 प्लस में, तो माइनस होके 4 हो गया, 6 माइनस 2 तो 4। फिर से 4 यहाँ पे प्लस में और -2 है, तो वह क्या होता है था, प्लस माइनस 4 प्लस में -2। ठीक है, प्लस माइनस है तो प्लस करेंगे, तो 4 प्लस 2 6, ये हो गया। तो अपने पास आ गया नॉन एलोकेशन सॉरी एलोकेशन सेल्स के बेसिस पे यूआई एंड बीजे आ गया। अब इसके बाद का जो स्टेप्स है वो नॉन एलोकेशन सेल्स का है। अगर किसी नॉन एलोकेशन सेल्स के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आ जाती है, दैट इज मीन ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगा, तो हमें उसके लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो नॉन एलोकेशन सेल्स जहां पे हमने कुछ भी एलोकेट नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो नॉन एलोकेशन सेल्स का फॉर्मूला होता है नॉन एलोकेशन सेल्स। ठीक है, फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू सीजे, देखिए माइनस, सीजे लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, कॉस माइनस इन द ब्रैकेट यूआई प्लस वीजे। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है नॉन एलोकेशन सेल्स को। क्या करना है, कॉस माइनस यूआई प्लस वीजे। ठीक है, अब इसको समझेंगे क्लास हम लोग। फर्स्ट हमने क्या करना है, यूआई प्लस वीजे करना है। फर्स्ट क्या करना है, हमने यूआई प्लस वीजे करना है और कॉस से माइनस कर लेना है। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल देखते हैं, ये वाला नॉन एलोकेशन सेल्स है, यहाँ पे नॉन एलोकेशन सेल्स, ठीक है, ये सब नॉन एलोकेशन सेल्स है। F1 और F1W1, F1W1 पे देखते हैं। F1W1 का कॉस्ट कितना है 10 है, माइनस UI कितना उसका देखो 0 है, और BJ कितना है यहाँ पे 6 है। तो 0 प्लस 6, ये प्लस है, 0 प्लस 6 6 होता है, 10 में से 6 माइनस कर दो 4 आ गया यहाँ पे पॉजिटिव में। अपने को कोशिश करना है सब पॉजिटिव में आने के लिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं आने के लिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगा तो ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो इट मींस अपना आंसर नेगेटिव आएगा ही, ठीक है। 8 मार्क्स का सम है तो आने ही है। नेक्स्ट, अभी सेम ऐसे ही करेंगे क्लास, यहाँ पे देखो इसके लिए करेंगे F1W3 के लिए, इसका UI कितना है 0 और इसका VJ कितना है 4, तो 0 प्लस 4 4, और इसमें 7 में से 4 माइनस कर दो तो 3, ये भी पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो 6 और 2, मतलब UI 2 है और VJ 6 है, तो इसको प्लस कर दो 8 हो गया, 7 में से 8 माइनस करो आ गया -1, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज आ चुकी है अपने पास। इसका मतलब ये नहीं कि अभी आपको यहीं पे खत्म कर देना, आगे के जो 3 नॉन इलेक्ट्रॉन सेल्स बचे उसको भी सॉल्व करना है। तो इसमें देखो UI कितना है 2 और इसका VJ कितना है 4, तो 2 प्लस 4 6, 11 में से 6 माइनस करो 5, पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे 4 इधर पे -2 है, ठीक है, माइनस हो जाएगा ये, तो कितना माइनस करेंगे -2 और +4, तो 2 आएगा आंसर, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पे करके बताता हूँ मैं। F3 देख रहे हैं हम लोग, F3, और यहाँ पे ये वाला देख रहे हैं W3। यहाँ पे इसका कॉस्ट कितना 8 है, माइनस -2 + 4, तो इसमें आएगा 8 माइनस 2, तो आंसर आएगा 6, क्लियर। तो इसमें आंसर कितना आएगा 6। सिमिलर यहाँ पे कितना आएगा 2, 10 में से 2 माइनस कर दो 8 हो गया क्लास। तो ये आ गया नॉन एलोकेटेड, यहाँ पे आ गया अपना नेगेटिव वैल्यूज। अब हम यहाँ से अपना स्टार्ट करेंगे लूप, ठीक है। लूप क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता दूं लूप का जो फॉर्मेट है, ठीक है, वो डायग्राम पे बनता है अपना, ये रेक्टेंगल बेसिस पे बन सकता है, ठीक है। इसका कॉर्नर जो है उसको कंसिडर करते हैं, या तो स्क्वायर में जो बनता है उसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, चेंजेस के लिए, या तो ये सू शेप में बन सकता है, ठीक है, कुछ इस मेथड में, तो ये कैसे भी बन सकता है। बस आपको इतना याद रखना है, जो टर्निंग पॉइंट है या जो कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है, ऐसे कॉर्नर पॉइंट पे क्या आना चाहिए, एलोकेशन वैल्यूज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए यहाँ पे, एलोकेशन वैल्यू होनी चाहिए, कंपल्सरी। जहाँ पे आप टर्न कर रहे हो वहां पे आपका एलोकेशन आना ही चाहिए, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट थिंग ये सीखने वाली बात है, अगर सपोज कोई ये जो -1 है ये यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे प्लस करना होगा, इसके बाद जाएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस मेथड में प्लस माइनस, ठीक है। करना कैसे ये देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से चालू करेंगे हम लोग। टर्निंग पे क्या होगा, एलोकेशन, तो ये देखो ये सब आसपास में ही है, तो मुझे ज्यादा दूर जाने की नीड नहीं है, तो दैट इज में मैं ऐसा, ठीक है, ऐसा और ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि जो एलोकेट सेल्स है, ठीक है, वहां से मैं टर्निंग ले रहा हूँ, मतलब ये स्क्वायर शेप में बन गया है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो ये पॉइंट को आपको समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, विदाउट लूप हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि अपने प्लस माइनस करना है। अब आपको किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है ये देखना है। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होती है, दो जगह ऐसे नेगेटिव वैल्यूज आई, अपनी भी यहाँ पे दो जगह नेगेटिव वैल्यू आई, सेम मेथड में ऐसे नेगेटिव वैल्यूज आया, ठीक है। अभी इस नेगेटिव के अंदर देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 15 है, 25 और 15 है, जब 25 है इधर पे 15 है, तो हम किसको कंसिडर करेंगे, लीस्ट वैल्यू को, स्मॉलेस्ट वैल्यू को। तो मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम प्लस करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, समझ रहे हो आप लोग यहाँ पे। तो जो लीस्ट वैल्यूज है, छोटी सी वैल्यूज है, उसको हम प्लस माइनस करेंगे, राइट। चलो कैसे करना है वो देखते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लूप को सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ से F2 और W1 से यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे प्लस करेंगे 15, ठीक है। -1 में प्लस नहीं करना है, डायरेक्टली 15 लिखना है, वहां पे कुछ है ही नहीं, एलोकेट वैल्यूज नहीं है, इसलिए हम वहां पे डायरेक्टली 15 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, 25 में से हम माइनस कर देंगे 15, तो कितना आएगा 20, सॉरी 10, 10, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 4 है, 4 में 15 ऐड कर देंगे तो 19 हो गया, 15 में से 15 माइनस करेंगे तो 0 हो गया, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये तो 3 एलोकेट हो गए यहाँ पे। अब इसके बाद देखते हैं अपने पास एलोकेशन का है, यहाँ पे 16 F1W2 में, जिसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देंगे,
फिर इसके बाद यहाँ पे भी कॉपी कर देंगे 16, ठीक है, और यहाँ पे भी 24 कॉपी कर देंगे। चलिए ये हमने कॉपी कर दिया यहाँ पे। सप्लाई डिमांड अपना 100 है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया ऑप्टिमल के लिए, लेकिन ये ऑप्टिमल सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें आगे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट अभी सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। इसमें अभी फाइंड आउट करना है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। तो कैसे करना है, सेम मेथड है। फर्स्ट यूआई को 0 लेंगे हम, ठीक है, और बीजे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें मेथड क्या था, प्लस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। 4 प्लस में 0 प्लस में, तो ये प्लस प्लस माइनस होगा, तो आंसर कितना आएगा 4, 4 माइनस 0 4, ठीक है। 11 माइनस 0 11 होगा, ठीक है। मेथड याद रखना, ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखना, सबसे इजी ट्रिक है, आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। डायरेक्टली करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बताओ एलोकेशन सेल्स के लिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला हो गया, इसमें कुछ भी एलोकेट नहीं है, इसका वीजे आ चुका है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है क्योंकि इधर का हो चुका है यूआई। फिर यहाँ से आते हैं, यहाँ पे देखो एक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 9 भी प्लस है, 11 भी प्लस है, तो आंसर आएगा -2, क्लियर। 9 माइनस 11 हो गया, तो -2। फिर यहाँ पे आते हैं 4 और ये माइनस में है, तो ये प्लस हो जाएगा 6, क्लियर। नेक्स्ट अभी यहाँ पे एलोकेशन है, तो 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 1 हो गया यहाँ पे। देन यहाँ पे 6 है, ठीक है, 6 माइनस 1 5, तो ये आ चुका है अपने पास, ठीक है। यूआई एंड बीजे की वैल्यू आ चुकी है अपने पास। तो अब क्या करना है, नॉन एलोकेशन सेल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगेन आपको देखना है कि नॉन एलोकेशन सेल्स में नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। मोस्ट ऑफ दी क्या होता है कि एक ही बार आपको इसका नेगेटिव वैल्यूज आएगा, सेकंड टाइम इसका नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएगा, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिया गया है, तो लेंदी तो करेंगे नहीं। 15 मार्क्स का हो सकता था तो इसको लेंदी करते थे, लेकिन 15 मार्क्स का सब नहीं है, ये 8 मार्क्स का सम है, इसलिए अब ये हो जाएगा। चलिए तो कैसे करना है आपको मालूम हो गया। नॉन एलोकेशन सेल्स में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट यूआई प्लस बीजे करेंगे, उसमें से कॉस माइनस कर देंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल नॉन एलोकेशन सेल्स यहाँ पे यूआई कितना है 0, बीजे कितना है 6, तो 0 प्लस 6 6 होता है, ठीक है। 0 प्लस 6 कितना होगा 6, ठीक है। इसमें से आपको कॉस माइनस करना है, तो कॉस माइनस यूआई प्लस बीजे, तो दैट इज का आंसर कितना आएगा 6, सॉरी 4, समझे यहाँ पे। तो कितना आएगा इसका आंसर 4। सेम यहाँ पे करते 0 प्लस 5 5 होगा, 7 में से 5 माइनस कर दो तो 2, राइट। यहाँ पे आते हैं अभी, यहाँ पे ui कितना है 1 और vj कितना है 11, तो 12 हो गया, 13 में से 12 माइनस करो 1 हो गया। सेम यहाँ पे आते हैं 1 प्लस 4 5 हो गया, ठीक है, 1 प्लस 4 5, 11 में से 5 माइनस करो 6, ठीक है। अभी तक पॉजिटिव आया, सिर्फ 2 बचा है, ये भी पॉजिटिव आ जाना चाहिए। इधर पे -2 इधर पे 5 है, तो 3 हो गया, ठीक है। -2 और 5 तो 3 होता है, 8 में से 3 माइनस करो 5, अगेन -2 और 4 है तो 2 होगा, 8 10 में से 2 गया तो 8। ओके, तो नॉन एलोकेशन सेल्स भी अपना क्या आ गया 0 नहीं है, सॉरी नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव में आया बस, ठीक है। अब इसके बेसिस पे यहाँ पे तो सम हो गया, अभी रिम कंडीशन चेक करेंगे। आते हैं रिम कंडीशन पे। रिम कंडीशन, रिम कंडीशन क्या होता है, m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन, राइट। ओके, तो m कितना है सेम 3 और n कितना है 4, इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो देयरफॉर 6 इक्वल टू 6 हो चुका है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे देयरफॉर रिम कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ओके, तो यहाँ पे अपने को अभी रिम कंडीशन सेटिस्फाई मिल चुका है, और यहाँ पे लिखेंगे सेट में देयरफॉर नो नेगेटिव, ठीक है, नो नेगेटिव इन नॉन एलोकेशन सेल यानी कि डेल्टा, ठीक है। तो देयरफॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन, इट इज ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब इसके बेसिस पे हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एलोकेशन सेल्स में जितने भी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से, ठीक है। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट लाइन में, देखो यहाँ पे 4 इंटू 24 है, 4 इंटू 24,
एलोकेशन सेल्स कितना है अपने पास 24 और कॉस्ट कितना है 4, ठीक है। फिर प्लस सेकंड पे आते हैं यहाँ पे 7 इंटू 15, फिर प्लस 13 नहीं, यहाँ पे 6 और 16, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे 4 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 19, राइट। ओके, तो 4 इंटू 24 करेंगे तो 96, 7 15 जा करेंगे, सॉरी 15 7 से करेंगे तो 105, 16 6 जा करेंगे तो 96, और यहाँ पे आएगा 4 10 जा 40, और इसमें करेंगे तो 171, 19 9 जा 171। कैलकुलेशन पास होना चाहिए, आप कैलसी भी यूज कर सकते हो। अब इसका टोटल कर लेते हैं फटाफट। इसका जो टोटल वैल्यूज आएगा वो आएगा ₹508, राइट। यहाँ पे अपना सम कंप्लीट हो गया है। आई होप क्लास की ये जो कॉन्सेप्ट था फोर्थ सी का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में से ये दिया गया क्वेश्चन है, जो कि पूरा मूरी मेथड के बेसिस पे था ये, ठीक है, जिसके अंदर आपको यूआई एंड वीजे फाइंड आउट की बताना था कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसके बियॉन्ड कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। याद रखिए विदाउट क्वेश्चन पेपर आप सोल्यूशन को नहीं सीख सकते हो। इससे पहले क्वेश्चन देखिए ताकि आपको सोल्यूशन समझ में आए, ठीक है। 2019 से लेके 2024 तक के सब सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। एंड नेक्स्ट थिंग, जो आपके अदर सब्जेक्ट्स है सबके सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, मैं जल्दी से जल्दी को अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट। हाय क्लास, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का डी। ये 4 का डी जो क्वेश्चन है ये नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 3 में से है। इसमें क्वेश्चन गिवन है, स्मॉल प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 7 एक्टिविटीज, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक, टाइम एस्टिमेट आर गिवन फॉर ईच एक्टिविटीज, राइट। तो इसमें आपको एक्टिविटीज गिवन है, टोटल 7 एक्टिविटीज गिवन है, ए टू जी गिवन है, प्रीसीडिंग एक्टिविटीज गिवन है इसमें ए और बी सी और डी और ई। देखो ए और बी कैसा कंटिन्यूस फॉर्मेट में, मतलब अपने जो नोड होंगे उसमें से ए बी स्टार्ट होगा, फिर सी से, मतलब ए से सी स्टार्ट होगा, ए से डी स्टार्ट होगा, और बीसी से ई स्टार्ट होगा, डी से एफ और ई से जी। ये एक्टिविटीज यहाँ पे स्टार्ट होगी। एंड देन इसका ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक गिवन है। यहाँ पे मैं समझा दूं आपको कि मोस्ट लाइकली को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ऑप्टिमिस्टिक को ए और पेसिमिस्टिक को बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। देन इसमें आगे क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट इसमें आपको गिवन है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ड्रॉ द नेटवर्क and find the expected completion time of the project. And second question given है, what is the probability that the project will complete in 21 days. क्लियर। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, 2 क्वेश्चन है, टोटल 7 मार्क्स के लिए यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट हम क्या करना है इसके अंदर ये देख लेते हैं हम। फर्स्ट इसके अंदर हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, जो अपना फर्स्ट स्टेप होगा। एंड देन उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्रिटिकल पाथ निकालेंगे। बट यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए आपको चाहिए एक्सपेक्टेड टाइम चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे फर्स्ट वन इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए। अपना सोल्यूशन यहाँ पे आएगा। सोल्यूशंस के अंदर देखो फर्स्ट क्या चाहिए आपको, एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। दैट इज यहाँ पे एक्टिविटीज आएगी, टोटल यहाँ पे 7 जो एक्टिविटीज है वो लिखेंगे यहाँ पे। एक्टिविटीज फिर इसमें एक्सपेक्टेड टाइम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला होता है a प्लस 4m प्लस बी अपॉन में आएगा क्लास 6, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए। एंड देन इसके बाद हम इसमें वेरिएंस निकाल लेंगे। वेरिएंस भी अपना काम आएगा यहाँ पे। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है b माइनस ए द होल स्क्वायर अपॉन में 36, ठीक है। इसके मेथड होते हैं अलग अलग, अगर आप इसमें होल स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि b माइनस ए अपॉन 6 का होल स्क्वायर, टोटल होल स्क्वायर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे गिवन है a b c d e f एंड g, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, a प्लस 4m b, राइट। तो दैट इज मीन्स इसमें देखो a क्या है, a अपने पास यहाँ पे देख सकते हो ऑप्टिमिस्टिक जो होता है वो होता है, मतलब 2 प्लस 4, m क्या है अपने पास मोस्ट लाइकली, दैट इज मीन्स 5 प्लस पेसिमिस्टिक 8, ठीक है, मतलब b की वैल्यू, और इसको डिवाइड करेंगे 6 से। इसका आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आएगा 20 30, 30 को डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 5 आ गया। अब मैं यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली करूंगा, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है और बी की वैल्यू 14 है, तो 2 प्लस 14 होता है 16, 16 प्लस फिर यहाँ पे 4m है ना,
तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो 16 प्लस 20, तो आप कैलसी में डायरेक्टली कर सकते हो, तो इसमें आएगा 6। क्लियर। नेक्स्ट सेम ऐसे करना है, मतलब इसमें ए और बी को हमें ऐड कर लेना है, राइट। दैट इज 4 प्लस 14 तो होता है 18, और 6 4 जा 24, तो 24 प्लस 18 करेंगे यहाँ पे तो 42 आएगा इसका आंसर, और डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो आंसर आएगा 7। ठीक है। देन डी का यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, सेम करना है डी एक्टिविटीज के लिए। 5 प्लस 15 20 हो गया, 7 4 जा 28, तो 20 प्लस 28 48 होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8। ठीक है। नेक्स्ट वन ई पे आते हैं हम लोग, ई एक्टिविटी से देखो 2 प्लस 10 12 हो गया, और 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 हो गया, तो 12 प्लस 12 24, डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया आंसर। आप कैलकुलेट में डायरेक्टली करते हो। ठीक है। फर्स्ट इसको प्लस करो, 3 और 3 को प्लस करो तो 9 हो गया, और इसमें 3 4 जा 12 कर दो तो 9 प्लस 12, सॉरी 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 12 18 होता है, डिवाइड बाई 6 किया तो 3 आ गया। सेम 1 प्लस 3 4 हो गया, फिर 4 2 जा 8, तो दैट इज में 12, 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 2। तो ये आ गया अपना एक्सपेक्टेड टाइम्स। अगर मैं इसका वेरिएंस निकालूं तो कैसे निकालूंगा, बी माइनस ए अब करूंगा, तो बी माइनस ए, ठीक है, मतलब दैट इज मीन 8 माइनस 2, और इसका स्क्वायर, और अपन में 36, दैट इज मीन, सो सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 अपॉन 36। ठीक है। डिवाइड नहीं करना है आपको, 36 जो डिनोमिनेटर है उसको सेम रखो। देन सेम ऐसे ही यहाँ पे भी, तो 14 माइनस 2 12, 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 36। सी में करेंगे 14, 14 माइनस 4 10, 10 का स्क्वायर होता है 100 अपॉन 36। ठीक है। सी हो गया अभी डी पे, तो डी एक्टिविटीज में 15 माइनस 5, तो अगेन 10 हो गया, तो मतलब 100 अपॉन 36। ई पे देखो यहाँ पे 10 माइनस 2 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 36, राइट। फिर एफ आते 3 माइनस 3 जीरो होता है, दैट इज 0 अपॉन 36 हो गया ये। नेक्स्ट वन 2 में करते, मतलब सॉरी जी एक्टिविटीज में आते, तो 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 4 अपॉन 36, तो यहाँ पे आपके पास वेरिएंस आ चुका है। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड टाइम्स, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी प्रीसीडिंग एक्टिविटीज है जिसमें ए बी स्टार्ट होगा, मतलब एक ही एक्टिविटी से अपना 2 एक्टिविटी स्टार्ट होगा, मतलब एक ही नोड से ए और बी, ऐसी एक्टिविटीज अपने स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर। एंड देन इसके अंदर, ठीक है, अब आते हैं हम लोग ए से 2 एक्टिविटीज स्टार्ट होगा, ए से देखो सी और डी स्टार्ट होगा, और इसमें बीसी कंबाइंड होगा। बीसी कंबाइंड होगा तो ई एक्टिविटी स्टार्ट होगा, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे हम 2 लिखते, इधर से ऐसा और ऐसा करते हम। ठीक है। बी और सी इधर कंबाइन होना चाहिए, तो बीसी से क्या स्टार्ट होगा अपना, ई स्टार्ट होगा, तो मतलब यहाँ पे सी आ गया और यहाँ पे डी आ गया, ए से सी हो गया, ए से डी हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको 3 देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, दोनों ए हो गया, फिर बीसी से अपना ई स्टार्ट होगा, तो बीसी से ई स्टार्ट हो गया, ई, राइट। फिर इसमें डी ई, डी से एफ होगा और ई से जी होगा, बट यहाँ पे अगर हम लोग बनाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा, बट अपने को ओपन नहीं चाहिए, अपने को क्लोज करना है इसको, तो यहाँ पे नोड देते हैं, इसको लिखते हैं 4, इसको लिखते हैं 5, डी से एफ और जी से ई से जी, तो डी से एफ ई से जी, राइट। तो अपनी नेटवर्क डायग्राम ऐसा बनेगा कुछ, तो लिखता हूँ मैं नेटवर्क डायग्राम। ओके, तो नेटवर्क डायग्राम हमें मिल चुका है। अब इसका एक्सपेक्टेड टाइम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया हुआ है उस पर लिखेंगे, ए पे 5, बी पे 6, सी पे 7, तो सी अपना इधर पे 7, डी पे 8, फिर ई पे 4, एफ पे 3 और जी पे 2। अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे क्रिटिकल पाथ, राइट। यहाँ पे निकालता हूँ मैं क्रिटिकल पाथ, हेडिंग देता हूँ क्रिटिकल पाथ। ओके, क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड आउट करना है ये देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे अपने पास या तो नोड का जो नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्लोज होगा 6। अब यहाँ पे अपने पास जो नोड का नंबर है उससे भी आप ले सकते हो, दैट इज मीन 1 2 4 6 ले सकते हो। इधर आप क्या कर सकते हो, ए डी एफ ले सकते हो, ए डी एफ। ठीक है, ऐसा, या तो आप नंबर लो तो भी चलेगा, या तो एक्टिविटीज लो तो भी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और रॉन्ग भी नहीं होगा। फिर इसमें आएगा 5 8 3, 5 प्लस 8
प्लस 3 स्क्वायर कर लेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसमें आएगा ए सी ई जी, ए सी ई जी। ठीक है, इसमें लेंगे हम लोग ए का कितना है 5 और सी का 7 प्लस 7 और इसमें ई का 4 और जी पे 2, तो दैट इज स्क्वायर करने पे आएगा आंसर 11 13 18। राइट, फिर नेक्स्ट आएगा अपने पास यहाँ से बीई जी, बीई जी, तो दैट इज 6 प्लस 4 प्लस 2, ये 6 है, तो इसका आंसर आएगा 12। ओके, तो अभी जो अपने पास ये जो प्रीसीडिंग आ गया है, मतलब ये अपने पास एक क्रिटिकल पाथ आ गया है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि अच्छा ये डेज में बेसिकली यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये डेज में है या वीक्स में है, ठीक है, या आवर्स में है, ये कैसे भी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यूज आई है वो 18 है, दैट इज ये होगा अपना क्रिटिकल पाथ। तो देयरफॉर क्रिटिकल पाथ इज 18 डेज। ठीक है, तो इसमें आएगा प्रोजेक्ट कंप्लीशन, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज 18 डेज। राइट, तो यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट कंप्लीशन दैट इज में क्रिटिकल पाथ यहाँ पे मुझे फाइंड आउट हो चुका है। अब इसके बाद जो हम मूव ऑन करेंगे वो होगा अपना नेक्स्ट वन की, जो इसमें प्रोबेबिलिटी दी गई है 21 डेज की, ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि अपना जो क्रिटिकल पाथ है वो किस बेसिस पे और कहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे अपना क्रिटिकल पाथ बना हुआ है, तो ऐसा मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके इसको बता दिया। ठीक है, चलिए अब मूव ऑन करते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट वन, जो अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है 21 डेज की। अभी हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं सेकंड पार्ट है ये, इसमें लिखेंगे प्रोबेबिलिटी that the project will be complete in 21 days, in 21 days। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है z इक्वल टू ड्यू डेट माइनस एक्सपेक्टेड टाइम एंड होल अपॉन में आएगा अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन के प्लेस पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, इसका मतलब भी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ड्यू डेट है 21 डेज का है। ठीक है, 21 डेज का अपने को यहाँ पे ड्यू डेट दिया जा रहा है और एक्सपेक्टेड टाइम है अपने पास 18 डेज का। और अभी हम वेरिएंस लेंगे, तो वेरिएंस हम यहाँ पे क्रिटिकल पाथ के बेसिस पे लेंगे। तो अपना जो क्रिटिकल पाथ था वो ए सी ई जी था, तो ए सी ई और जी, ठीक है, इसके बेसिस पे, तो इसमें क्या है 36 अपॉन 36। ठीक है, यहाँ पे तो फर्स्ट में यहाँ पे वेरिएंस फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, क्या तो उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं, तो उसमें कैसे निकालेंगे 36 अपॉन 36, फिर इसमें ये प्लस होगा सी वाली, यहाँ पे 100 अपॉन 36 प्लस, फिर ई पे आएगा 64 अपॉन 36 प्लस, फिर आएगा 4 अपॉन 36। राइट, इसको सॉल्व करेंगे क्लास, तो दैट इज मीन्स इसमें आएगा 204 अपॉन 36 डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 5.66 और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग, तो उसका आंसर आएगा 2.38। ठीक है, तो हमें ये वेरिएंस मिल गया या स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, तो इधर लिखेंगे 2.38। अब हम इसको माइनस करके डिवाइड कर देते हैं, तो इसका आंसर आएगा 1.26। चलिए, तो ये हमें वैल्यूज मिल गई है। अब इसके बेसिस पे हम निकालेंगे इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे ऐसे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और ये इधर 50 का लाइन देंगे हम लोग हाफ हाफ, ये 0.5 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये 18 डेज से आगे के बारे में बात करता है, दैट इज मीन ये मोर देन 50 का पार्ट होगा। ठीक है, यहाँ देखिए मोर देन 50 का ये पार्ट है। ओके, याद रखना ये जो स्टेप्स है ये आप क्रिटिकल पाथ के बाद भी कर सकते हो, इतना सा स्टेप। ठीक है, ओके, अब आते हैं इसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर। तो फर्स्ट वन हम इसका एक देखेंगे, जो वैल्यूज होता है टेबल वैल्यूज, वो फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल कर्व, इसमें लिखते हैं नॉर्मल कर्व। ठीक है,
ओके, तो नॉर्मल कर्व हमें मिलेगा टेबल से, और टेबल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या पेपर जो आप डाउनलोड कर रहे हो उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या देखना है 1.26, तो 1.2 आपको ऐसा वर्टिकल में देखना है, जेड में 1.2 और 6 देखना है, तो इसका आंसर आएगा 0.3962। ओके, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल कर्व का आंसर आ गया, ये बेसिकली 0.3962। ओके, देन अब इसके बाद मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो यहाँ पे लिखूंगा P ऑफ 21 डेज इज इक्वल टू, फर्स्ट इसमें 0.5 ये वाला 50% प्लस इसके अंदर ये ऐड कर लेना है अपने को 0.3962, तो इसका आंसर आएगा 0.8962। ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी 21 डेज की, वो निकलेगी अपनी 0.8962। क्लियर? आई होप क्लास की ये जो 21 डेज का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसके प्लेस पे और भी कुछ आ सकता है, जैसे कि 18 डेज का भी आ सकता है। 18 डेज की प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो 16 डेज यानी कि इससे कम, 16 डेज का आएगा तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, 21 डेज का था तो उसका मतलब इससे ज्यादा था। तो यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो डी पार्ट है, दैट इज मीन्स यहाँ पे हमने 2024 के जो क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। ठीक है, तो आप पेपर को यूज रिफर करो, ठीक है, पेपर सोल्यूशन को रिफर करो 2019 से लेकर 2024 तक के। डेफिनेटली आपको ऑपरेशनल रिसर्च का हर कॉन्सेप्ट समझ जाएगा और आपका पेपर भी बहुत ही अच्छे से जाएगा। मिलेंगे नए सिलेबस के साथ, ठीक है, उसके पेपर सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।